नाज़रीन, जब रूए जमीन पर पाकिस्तान की शक्ल में पहली इस्लामी कुव्वत नमूदार हुई तो दूसरी एटमी कुव्वतों रूस, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, चीन, इसराइल और भारत की निस्बत पाकिस्तान सबसे कम आमदन वाला मुल्क था। उस वक्त जिसकी 30% आबादी अक़वाम मुत्तहिदा के मुकर्रर करदा गुर्बत के मयार से पस्त जिंदगी गुजार रही थी और नाज़रीन यहाँ गैर तरक्की याफ्ता मुईशत से पैदा होने वाली तमाम खराबियाँ बदरजा अतम मौजूद थीं। ज़राअत पर इन्हसार के बावजूद खुराक की खुद कफालत में कभी तसलसल नहीं रहा। कुदरती वसाइल का ज़िया, नाकिस मंसूबा बंदी, इंफ्रास्ट्रक्चर की गैर मौजूदगी और एटमी तरक्की में मुआवन सहूलतों के फुकदान के बावजूद पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बन जाना किसी करिश्मे से कम नहीं था। पाकिस्तान तेल की दौलत से मालामाल भी नहीं था और भारत की मानिंद इसे मजबूत सनती असास भी मुयस्सर नहीं थी। पाकिस्तान के पास इसराइल जैसे तरबियत याफ्ता साइंसदानों और तकनीकी अफरादी कुव्वत की भी कमी थी और सबसे बढ़कर ये शुमाली कोरिया जैसी राजदारी से भी महरूम था। नाज़रीन, इस पस मंजर को जहन में रखें और सारे मंजरनामे को देखिए। कैसे पाकिस्तान ने दो आलमी ताकतों की आपस में टक्करें करवाकर पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया और इसका क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI को। नाज़रीन, 1960 में भारत और सोवियत यूनियन के माबैन मजबूत मुआशी और दिफाई ताल्लुकात की इब्तदा और बाद में उसकी तरवीज ने पाकिस्तानी क़यादत को भारतीय अज़ाइम के तनाज़ुर में रूस मुखालिफ अमरीकी ब्लॉक की तरफ माइल किया। पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन की वजह से भी अमरीका की नज़र में पाकिस्तान की कदर कीमत में खातर खा इजाफा महसूस होने लगा था। नाज़रीन, पाकिस्तान को चूंकि इंडिया से खतरात लाहक थे, इसलिए फितरी तौर पर अमरीकी तरफदारी का मुस्बत जवाब दिया गया। 1948, 1965 और फिर 1999 में कारगिल की सूरत में पाकिस्तान और भारत के माबैन कश्मीर के गैर हलशुदा मसले पर 3 बार भरपूर जंगें लड़ी जा चुकी हैं। 1962 में इंडिया को लद्दाख में चीन के हाथों भरपूर हजीमत उठानी पड़ी। अगरचे उसका एटमी प्रोग्राम आज़ादी के बाद ही शुरू हो गया था, लेकिन 1962 की बेइज्जती के बाद उसने पूरी तवज्जो एटम बम बनाने पर मरकूज कर दी। इसके मुकाबले में पाकिस्तान एटम बम बनाने की दौड़ में तब शामिल हुआ जब भारत ने सोवियत यूनियन की भरपूर सफारती, दिफाई और मुआशी मदद से पाकिस्तान को 2 लख्त कर दिया था। उस वक्त बाकी मांदा पाकिस्तान की दिफाई काबिलियत का भारतीय वसाइल से मुवाजना न सिर्फ हौसला शिकन था बल्कि एटमी कुव्वत के हुसूल का मुतकाजी भी था, क्योंकि भारत की सिर्फ बर्री फौज ही पाकिस्तान की कुल फौज से 2.5 गुना ज्यादा थी। फिजाइया बहरिया का तकाबली जायजा लेना अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादिफ था। नाज़रीन, इसकी वाहिद वजह अमरीकी बेहिसी, मौका परस्ती, अमरीकी इशराफिया का ये उसूल कि इस्तेमाल करो और फेंक दो था। हालांकि इससे कबल पाकिस्तान ने अमरीका और चीन के माबैन रवाबित और ताल्लुकात में इंतहाई अहम और मरकजी किरदार अदा किया था। चूंकि चीन को भारत पर अस्करी सबकत मिल चुकी थी, इसलिए पाकिस्तान के नजदीक चीन और अमरीका दोनों ममालिक के बेहतर ताल्लुकात पाकिस्तान के मुफाद के अलावा खित्ते के इस्तेहकाम के लिए भी जरूरी थे। लेकिन इस एहसान का बदला अमरीका ने 1971 की पाक भारत जंग में उतारा। नाज़रीन, तस्वीर का दूसरा रुख आप जरा मुलाहिजा कीजिए तो पता चलता है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में चीन की बहुत ज्यादा मुआवनत रही है। अमरीका और सोवियत यूनियन के खुफिया इदारों को रिपोर्ट्स मिली थी कि चीन ने पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी मुंतकिल कर दी है जो खुद चीन ने 1966 में हासिल की थी। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में चीन का किरदार बेहद फाल था। इसके बरक्स अमरीका का किरदार न सिर्फ मुखालिफाना था बल्कि अमरीका ने धमकी आमेज लहजे में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की पुरजोर मुखालिफत भी शुरू कर दी थी। नाज़रीन, जहां CIA के मुतअद्दिद खुफिया मुआवन मौजूद थे, कई अमरीकी इदारे चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर नजर रखने के अलावा एटमी रिसर्च की निगरानी भी कर रहे थे। 1976 में अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को सख्त अल्फाज में तनबीह की कि अगर पाकिस्तान ने चीन के साथ रीप्रोसेसिंग प्लांट का मुआहदा मनसूख न किया तो अमरीका पाकिस्तान के साथ उन्हें भी इबरत का निशान बना देगा। लेकिन महज 3 बरस बाद सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला करने की हमाकत कर डाली। जब रूसी फौज अपने अंजाम से बेखबर अफगानिस्तान में दाखिल हो रही थी तो अमेरिका को पाकिस्तान के साथ
मुसाफा ही नहीं बल्कि मुआनका करने की जरूरत अशद महसूस होने लगी। यानी हेनरी किसिंजर की वार्निंग बदलते आलमी मंजरनामे में बुखारात की तरह हवा में तहलील हो गई। अमेरिका को मालूम था कि पाकिस्तान को फ्रांस से एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट दस्तयाब नहीं हो सकेगा, क्योंकि फ्रांस अमेरिका की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता था। लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान के इस्तेमाल में थी, वो जो 1970 के बाद बैरूनी ममालिक से बमुश्किल हासिल की गई थी, अमरीकी खुफिया इदारे उसका और यूरेनियम की अफजुदगी और प्लूटोनियम की अंदरूने मुल्क दरामद का सुराग लगा चुके थे। कहा जाता है कि एक जासूस ने ये राज अपनी जान खतरे में डालकर चीन के अंदरूनी हलकों से हासिल करके अमरीका को फराहम किया था। चीनी मुआवनत की तफसीलात और पाकिस्तान के अवलीन बम का डिजाइन भी CIA को दिया गया था। नाज़रीन, ये डिजाइन बुनियादी तौर पर चीनी साख्ता डिजाइन पर उस्तवार था। अलबत्ता 1983 में पेंटागन ने जो दस्तावेजात मुरतब की, उनके मुताबिक पाकिस्तान एटमी हथियार बनाने के प्रोग्राम पर बड़ी तेजी से अमल कर रहा था। उस दस्तावेज का मरकजी नुक्ता ये था कि कोहोटा के मुकाम पर सेंट्रीफ्यूजेस की सहूलत फराहम हो चुकी थी और इससे साफ जाहिर होता था कि उसे पाकिस्तान जोहरी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। उस दस्तावेज का मरकजी नुक्ता ये था कि कोहोटा के मुकाम पर सेंट्रीफ्यूजेस की सहूलत फराहम हो चुकी थी और इससे साफ जाहिर था कि उसे पाकिस्तान जोहरी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। अमरीकी माहिरीन ने चाइना पाक बम के डिजाइन का न सिर्फ मुकम्मल तज्जिया किया, बल्कि उस बम की एक नकल अमरीका में बनाकर उसको टेस्ट भी किया। उस वक्त जो कि अफगानिस्तान में बदी की सल्तनत यानी सोवियत रूस का मार्का दरपेश था, इसलिए व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान के हवाले से नरमी से काम लिया। चुनांचे इस दौरान जर्मनी और दूसरे यूरोपीय ममालिक पर इसी तरह का सफारती दबाव भी महज दिखावे के लिए ही डाला जाता रहा कि ये ममालिक पाकिस्तान को आला टेक्नोलॉजी और मुतलका आलात फराहम न करें। रूस से वियतनाम की हजीमत का बदला चुकाने के बायस पाकिस्तान अमरीकियों की आंख का तारा बन चुका था। इसके लिए बड़ी इमदाद का पैकेज कांग्रेस में पेश करने के अलावा अमरीकी खुफिया इदारे के एक आला ओहदेदार विलियम जे कैसी के जरिए अरब ममालिक की तेल से हासिल शुदा डॉलर्स की शक्ल में जंगी अखराजात पाकिस्तान को अलग से भेजे जाने लगे। विलियम जे कैसी एक मुंतकम मजाज आदमी था। उसका फलसफा था कि अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए जिन अफराद, इदारों और ममालिक की खिदमात हासिल की जाएं, उन्हें पूरा बदला दिया जाए। उसके ख्याल में रूस को सिर्फ अफगानिस्तान से बेदखल करना मतलूब नहीं था, बल्कि सोवियत यूनियन के अंदर गुरीला कार्रवाइयों के जरिए उस पर कारी जर्ब लगाकर अमेरिका का असल मकसद हासिल करना था, ताकि सोवियत यूनियन बिलवला उठे और उसे ऐसी सजा दी जाए जो वियतनाम में खुद अमेरिका को भी नहीं दी गई थी। नाज़रीन, इसीलिए अमेरिका ने अपने दोस्तों और इत्तहादियों से हासिल किया गया कई बिलियन डॉलर का सरमाया खर्च करके मुजाहमतकारों को स्टिंगर मिसाइल जैसे तबाहकुन हथियारों और उस वक्त का बेहतरीन असलहा फराहम किया। अमरीकी सेनेट उस वक्त पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बाबत बहुत ज्यादा मुस्तरब थी। चुनाचे 1984 के अवाइल में सेनेटर जॉन ग्लेन और एलन क्रेस्टन ने गैर मुल्की इमदाद के कानून में तरमीम शामिल करने की हमायत शुरू कर दी, जिसका मकसद उस इमदाद को दीगर बहुत से इक़दामात से मशरूत करना था। सेनेट कमेटी के चेयरमैन चार्ल्स प्रेस ने जब जिला वतन पाकिस्तानी रहनुमा बेनजीर भुट्टो से दरियाफ्त किया कि क्या वो अपने मुल्क के लिए अमरीकी इमदाद की बंदिश की हमायत करती हैं, तो उन्होंने मोहताज सा जवाब देते हुए कहा, बेहतर ये होगा कि इमदाद को जमहूरियत और इंसानी हुकूक की बहाली से मशरूत कर दिया जाए। ज़ियाउल हक हुकूमत में इस बयान का साफ मतलब यही था कि फिलहाल उसे रोक दिया जाए। नाज़रीन, इसी दौरान गांधी खानदान के चश्मोचराग राजीव गांधी ने रहीम यार खान और सिंध के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमाने के इरादे से अपनी टिड्डी दल फौज हमारी मशरकी सरहद पर डिप्लॉय करना शुरू कर दी। उसकी आर्मर्ड कोर का ब्रास टास्क यानी जंगी मशकों के हवाले से इस बड़ी तादाद में हरकत में आना मामूली बात नहीं थी। इससे भारत की बदनीयती और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाने के इशारे मिल रहे थे। अचानक जनरल ज़ियाउल हक ने एक मंसूबे के तहत कुलदीप नैयर का डॉक्टर कदीर खान से इंटरव्यू करवाते हुए पाकिस्तान के एटमी कुव्वत होने का भरपूर इजहार करवा दिया। ये इसलिए था क्योंकि राजीव गांधी ने ब्रास टास्क की आड़ में 4 लाख से ज्यादा फौज पाकिस्तान की सरहदों पर जमा कर ली थी। उसकी फिजाइया और बहरिया भी पाकिस्तान से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार थी और इसी मुहिम के पीछे सोवियत यूनियन कारफरमा था, क्योंकि अफगान गोरिल्ला रूस के अंदरूनी इलाके तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में भी कार्रवाइयां कर रहे थे। इसी किस्म के हमलों से तीसरी जंग अजीम छिड़ जाने का खतरा पैदा हो गया था।
मगर सिर्फ पाकिस्तान के एटमी कुव्वत होने की सलाहियत के खौफ के पेश नजर भारत को पिसपाई पर मजबूर होना पड़ा। इसी दौरान विलियम जे कैसी किसी साजिश की भीड़ चढ़ गया और मई 1987 में उसकी पुरस्कार हलाकत पर आज तक एक दबीज पर्दा पड़ा हुआ है। नाज़रीन, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अमरीकी नुक्ता नजर में खतरनाक हद तक बढ़ चुका था। वॉशिंगटन पोस्ट ने खुफिया इदारों की एक इंतहाई खुफिया दस्तावेज से ये नतीजा अख्ज़ कर लिया था कि पाकिस्तान ने एक ऐसे धमाकाखेज हथियार का तजर्बा कर लिया है जो बड़ी ताकतों के जौहरी हथियारों के हमपल्ला करार दिया जा सकता है। अगले ही वर्ष जनरल ज़ियाउल हक अपने दीगर फौजी हुकाम और अमरीकी सफीर और मिलिट्री अताशी के हमरा एक पुरस्कार फिजाई हादसे में जाँ भाग हो गए। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के साथ ही रॉबर्ट ओकले को सफीर मुकर्रर कर दिया गया, जिनकी मावनत ब्रेंट स्नोक्रोट को तफवीज कर दी गई। चंद माह में सोवियत अफवाज का कमांडर जनरल बोरिस ग्रोमोव अपनी शिकस्त खुर्दा फौज के साथ अफगानिस्तान से पिसपा हो गया। बेशक अफगानिस्तान की जंग ने सोवियत यूनियन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया था। 10 साला मुहिम जोई ने रूसी मईशत को दीमक की तरह चाट लिया। नतीजे में उसका अंदरूनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हजारों जानें तल्फ हुई, मईशत की बुनियादें हिल गईं और रूसी माशरा हौसला हार गया। सोवियत यूनियन के मुकाफाते अमल का शिकार होकर शिकस्त और रेख से दोचार होने के साथ ही अमरीका ने फौरन मसलहत का लिबादा उतार फेंका, क्योंकि अब उसके लिए पाकिस्तान की अफादियत वो नहीं रही थी। मुल्क की वजीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो के देरीना खैरखा पीटर गलब्राइट और मार्क सेगल पाकिस्तान पहुंचकर वजीर-ए-आज़म, सदर मुमलिकत और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और एटमी साइंसदानों के माबैन गलतफहमियों के बीज बोने लगे, ताकि पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने के अमल को सबूताज किया जा सके। हालांकि अमरीकियों को मालूम था कि पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत 1970 में अपना बम मुस्कुराता बुद्धा के नाम से मौसूम कर चुका था। पूरी एक दहाई अफगानिस्तान की जंग में पाकिस्तान अमरीका का इत्तेहादी रहा, जिसका नस्बुलैन रूस की शिकस्त थी। नाज़रीन, रूस का अंजाम वियतनाम में अमरीकी हशर से कहीं ज्यादा बदतर हुआ। ताहम अमरीकी सफीर रॉबर्ट ओकले ने, जिसे पाकिस्तान में अमरीकी वायसराय कहकर पुकारा जाता था, वज़ीर-ए-आज़म पर वाज़े कर दिया कि अमरीकी कानून के मुताबिक अगर पाकिस्तान के पास एटमी हथियार मौजूद हैं तो इसकी इमदाद बंद कर दी जाएगी। मुज़हिक्काखेज़ बात यह है कि सेनेटर लैरी प्रेसलर ने 1984 में बैरूनी इमदाद एक्ट में जो तरमीम करवाई, उसका मुसवदा पीटर गलब्रेथ ने ही तैयार किया था। जब तक अफगान रूस जंग जारी रही, सदर रेगन और बुश तरमीम की इस शिक को किसी न किसी तरह गोल करते रहे। लेकिन अब अफगानिस्तान की जंग खत्म हो चुकी थी। अमरीकी मंसूबा साजों की नजर में पाकिस्तान की अहमियत न होने के मुतरादिफ थी। रूस के इन्हदाम के बाद अमरीका ने पाकिस्तान के असली दुश्मन और रूस के देरीना खैरख्वाह भारत से मोहब्बत की पींगें बढ़ाना शुरू कर दी। चुनांचे जरूरी था कि पाकिस्तान या तो अपने एटमी हथियारों से दस्तबरदार हो जाए या फिर हालात का सामना करने के लिए तैयार रहे। अब पाकिस्तान से ताल्लुक अमरीका के लिए ज़रारसां साबित हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान अमरीकी नजर में परेशानी का मौजब बन रहा था। भारत को इस हकीकत का बखूबी इल्म था। अब दुनिया में सिर्फ एक सुपर पावर अमरीका है और कदीम सरप्रस्त रूस किस्सा पारीना बन चुका है, और मईशत को सहारा देने के लिए उसे जदीद खतूत पर सवार करने के लिए अमरीका भारत मुश्तरका फौजी मशकें शुरू हो गई। भारत ने अमरीका से हथियारों की खरीदारी की तवील फहरिस्त तैयार कर ली। अमरीकी असलहा साज अरसा दराज से जिसके मुतमन्नी थे, अगली दहाई में पाकिस्तान को दानिस्ता जोहरी अछूत बना दिया गया। अगरचे भारत और इसराइल दोनों ममालिक के पास एटम बम मौजूद थे, लेकिन वो सजा से बालादर थे, और जॉन गुलेन मकतबा फिक्र के अमरीकी हुक्मरान इस ख्याल के हामी थे कि तीसरी दुनिया में पाकिस्तान को एक खौफनाक मिसाल बना दिया जाए, जो दीगर अक़वाम आलम के लिए बाइस इबरत हो। लेकिन बुरा हो दहशतगर्दी का, जिसने अमरीका को फिर वहीं ला खड़ा किया जहां से रूस की जिल्लत अमेज पिसपाई शुरू हुई थी। 9/11 के बाद अक्टूबर 2001 में अमरीका अपने लाव लश्कर के साथ अफगानिस्तान में उतरना शुरू हो गया। उस वक्त यही कहा जा रहा था कि बस 2-3 माह में अफगानिस्तान से तमाम मशकूक और मुखालिफ अनासर को मार भगाएंगे। पूरी दुनिया एक जानिब और मुल्ला उमर का इस्लामी लश्कर एक जानिब था। अमरीका और नाटो ने अपना हर तबाहकुन बम और हथियार तालिबान को कुचलने और मार भगाने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन 20 वर्ष तक वो पत्थरों से ही टकराते रहे। दरवेश सिर्फ तालिबान से लड़ने के लिए एक जानिब अमरीकी और नाटो के डब्बों में बंद बेहतरीन खुराक और पानी से भरे जहाज उतर रहे थे। कहीं पाकिस्तान की राहों से कंटेनर्स की कतारें उन तक पहुंचने के लिए एक साथ चल रही थी,
तो उनके मुकाबले में तालिबान रूखी रोटी के टुकड़ों को पानी में भिगो कर पेट भर रहे थे। जैसे ही 9/11 हुआ तो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए हर तरफ एक खौफ की फिजा तान दी गई। ये कुछ इस तरह के मनाजिर थे जो भारत में बसने वाले सिखों और इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद नई दिल्ली और भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में देखने और सहने को मिलते रहे। दुनिया भर के मुसलमानों को धमकियां मिलना शुरू हो गईं, कुछ माफियां भी मांगी गईं, क्योंकि उन्हें उस वक्त तक एक बार फिर दहशतगर्दी के अफरीद पर काबू पाने की कोशिश में पाकिस्तान से 1970 की तर्ज की मानकों की जरूरत थी। चुनांचे उस वक्त भी हमारी क़यादत को अमेरिका का असल चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो जानते थे कि उनके साथ हमेशा की तरह क्या होने वाला है। इसलिए एक तरफ जहां उन्होंने दुनिया को अपने मद्दे मुकाबल आने से रोके रखने का खेल जारी रखा और साथ ही कहते कुछ और करते कुछ और हैं के इल्जामात भी सुनते रहे। उनकी डूमोर की झिड़कियां भी सुनी और उनके तरले मिन्नतों से महजूज भी होते रहे। अमेरिका और अक़वाम आलम के साथ चलने के लिए इनकी खातिर सब कुछ करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना मुफाद एक लम्हे के लिए भी ओझल ना होने दिया, क्योंकि एक वक्फे के बाद अमरीकियों की भारत से प्यार की पींगे और पाकिस्तान की नश्तर जनी के इन मनाजर का उन्हें अभी से ही अंदाजा था। अमरीकियों के धक्कों और दांत चबाने के मनाजर देखने के लिए उन्हें 1 या 2 दहाइयों का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उन्हें रूस की अफगानिस्तान से हजीमत उठाकर वापसी के बाद की पाकिस्तान से किया जाने वाला सलूक नोश्ता दीवार की तरह साफ दिखाई दे रहा था। नाज़रीन, मुश्किल तरीन हालात में न सिर्फ पाकिस्तान ने दुनिया की 2 सुपर पावर्स को आपस में टक्करें लगवाकर एटमी ताकत भी बना और आज 20 साल तक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अफगानिस्तान की जंग में झोंक कर बकौल मरहूम जनरल हमीद गुल एक वक्त आएगा कि तारीख लिखेगी कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को तोड़ा। एक वक्त आएगा कि दुनिया लिखेगी ISI ने अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त दी। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल तारीख की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।